हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बेशक फुल स्टैक हो या फिर फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, वहाँ पे हमारे जो प्रोजेक्ट होता है, रिज्यूमे प्रोजेक्ट, वो कैसा होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कैंडिडेट्स के फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर। उनका जो मेन रीज़न था इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रही, वहाँ से जो उनका मेन रीज़न निकल के आया कि उनका प्रोजेक्ट कैसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसको हम जाके रिप्रेजेंट कर सके कि हमने ये क्रिएट किया है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आखिर किस हद तक उस प्रोजेक्ट को लेके जाएं कि हमारी इंटरव्यू क्रैक हो जाए। अब सबसे पहले बात करते हैं, क्या प्रोजेक्ट बनाना कंपलसरी है सबके लिए। अगर हम एक डेवलपर की बात करते हैं तो आप विदाउट प्रोजेक्ट कभी भी इंटरव्यू देने ना जाएं। एक प्रोजेक्ट होता है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। हमने सामने से कुछ भी बिना बोले अगर उसको प्रोजेक्ट दिखा दें कि हमने ये क्रिएट किया है, वो पहले से समझे जाएंगे हाँ इसको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा कि हाँ इसने इतना अच्छा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। एक प्रोजेक्ट, एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट आप जरूर क्रिएट करें। ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ी लिस्ट क्रिएट कर लेनी है कि मैंने जितने सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं। एक प्रोजेक्ट आपका होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल वर्किंग होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपर की। अगर आपको CSS आती है, बहुत ही अच्छा आप डिजाइन बना सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हैं, तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर नहीं है जब तक आपको वर्किंग नहीं आती। आज के टाइम की बात करें, जावा स्क्रिप्ट इस लेवल तक है, हम इसको यूज करके सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट को यूज करके प्रोडक्शन लेवल तक की वेबसाइट्स बना सकते हैं। वहां पे बैकएंड का कोई काम नहीं होता। इसीलिए जब भी आप एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए जॉब के लिए अप्लाई करें, आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर जो मैं पॉइंट अभी बताऊंगी वो सब ऐड होने चाहिए। एक वर्किंग वेबसाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने बहुत अच्छा डिजाइन बना दिया, हमने एक पोर्टफोलियो बना लिया, तो वो एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए नहीं आएगा। वहां पे कोई ना कोई वर्किंग तो ऐड होनी ही चाहिए, जिसमें कुछ ना कुछ इवेंट परफॉर्म होते हैं, कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म होते हैं, वो वर्किंग वेबसाइट होनी चाहिए। उनमें से सबसे पहला पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिव, सबसे मेन पॉइंट। जब तक आपकी वेबसाइट कोई भी रिस्पॉन्सिव नहीं होगी तब तक उसका कोई मतलब नहीं होगा। पहले ही वो रिजेक्ट कर दी जाएगी अगर वो मोबाइल स्क्रीन पे परफेक्ट नहीं दिखेगी। तो पहले तो आपने रिस्पॉन्सिव बनाने सीखना है। कैसे कैसे हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। आजकल तो रिस्पॉन्सिव बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले टाइम में सारी मीडिया क्वेरीज ऐड करनी पड़ती थी, लेकिन आज तो CSS इतनी एडवांस हो गई है कि हम बिना मीडिया क्वेरी के भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। हमारा जो सेकंड पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है? अगर आप रिएक्ट जेएस के साथ काम करते हैं, आपको पता होगा पेज बार बार रिफ्रेश ना हो। राउटिंग यूज करते हैं, अगर आपको राउटिंग पहले से आती है तो आपको इसकी नॉलेज होगी। जब तक आपका पेज बार बार रिफ्रेश होता रहेगा ना, आपकी वेबसाइट पे लोड पड़ेगा, वो बार बार रिफ्रेश होने के साथ सर्वर पे बार बार रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, तो आपकी वेबसाइट की लोडिंग की जो बफरिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी एंड उसकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी, उसके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा, तो वो एक पुअर वेबसाइट के अंदर आती है। इसलिए हमेशा ही एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना सीखो ताकि हम उसकी लोडिंग को कम कर पाएं। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए हमारे पास राउटिंग बहुत ही अच्छा मेथड है, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया था ताकि हम SPA वेबसाइट्स बना सके। हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट API या फिर रीडक्स, जिसको स्टेट मैनेजमेंट बोलते हैं। आपको कॉन्टेक्स्ट API के साथ काम करना आना चाहिए। रीडक्स के साथ आपको कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना आना चाहिए। मैं एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रही, आपको हर एक प्रोजेक्ट इसके साथ क्रिएट करना आना चाहिए। बेशक प्रोजेक्ट छोटा है, बेशक प्रोजेक्ट बड़ा है, बड़ी वेबसाइट है कोई, आपको बस यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट ग्लोबली मैनेज करनी आनी चाहिए। स्टेट मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ 2 ही टॉपिक आते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट API, एक होता है रीडक्स। तो दोनों के साथ आपने काम करना सीखना है। हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है API इंटीग्रेशन, आपको API के साथ काम करना आना चाहिए। बैकएंड के साथ नहीं मैं बात कर रही हूँ, फ्रंट एंड के साथ आपको API से डेटा फैच करना आना चाहिए। आज तो अगर आज के टाइम की बात करें, API से हमारे पास बहुत सारी हैं जिसके थ्रू हम कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने की बजाय सिर्फ API लगाते हैं, वहां से डेटा फैच किया, अपनी वेबसाइट पे जाके शो करा दिया। API के साथ डेटा कैसे फैच करते हैं वो बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो इसको आपने बहुत अच्छे से सीखना है। इन सब के साथ साथ आपको एनिमेशन भी आनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी है रिएक्ट की जिसके साथ हम एनिमेशन लगा सकते हैं फ्रेम मोशन की तरह, तो इन लाइब्रेरी को यूज करना आना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा चमक दमक ऐड नहीं करनी होती, बस बेसिक एनिमेशन आपको लगानी आनी चाहिए। उसके बाद आपको आना चाहिए फॉर्म हैंडलिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्म हैंडलिंग के लेटेस्ट मेथड जो मैंने सारे करवाए हुए हैं वो सारे आपको आने चाहिए। अभी बहुत ही एडवांस हो गई है रिएक्ट, तो फॉर्म हैंडलिंग के बहुत सारे नए मेथड भी ऐड हो गए हैं, वो सारे आपने सीखने हैं। उसके बाद आता है हमारे पास बहुत ही कॉमन या आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एक कॉन्सेप्ट, ऑनलाइन या रियल टाइम कोलैबोरेशन जिसको बोलते हैं। आपको कोलैबोरेशन बनानी आनी चाहिए वेब सॉकेट के साथ, आप फ्रंट एंड के साथ बना सकते हैं, विदाउट बैकएंड यूज किए आप इसमें कोलैबोरेशन ऐड कर सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड के साथ। जितने भी मैंने सारे के सारे पॉइंट बताए हैं ना, इन सब को यूज करके आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है। बहुत ज़्यादा लिस्ट आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं। आपका एक प्रोजेक्ट काफ़ी होता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो एक प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएं। तो आपका प्रोजेक्ट इस लेवल तक का होना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट उसमें ऐड किया होना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट को यूज किया होना चाहिए, ताकि सामने वाले को देख के पता चले कि इसको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि इसने यूज किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है 1 पेज, इवन आपने मल्टी पेज वेबसाइट भी बनाई है ना, कि बहुत सारे पेजेस मैंने क्रिएट कर दिए, इसकी डिजाइनिंग सही है, तब भी वहां पे कोई वर्किंग ऐड नहीं की, फिर भी आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर वर्किंग हो ना, बेशक वो आप एक सिंगल पेज ही वेबसाइट बना लो, बस वो वर्किंग में होनी चाहिए। कोई ना कोई उसका मकसद होना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई उसका काम होना चाहिए जिसको वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए आपकी वेबसाइट। हर एक वेबसाइट बनाने का यही मतलब होता है, हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक वेबसाइट बनाते हैं। ऐसा आपका एक यूनिक कंटेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है फ्रंट एंड के लिए हम आखिर कैसा प्रोजेक्ट चूज करें। आप ज़्यादातर आज के टाइम की बात करें, ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट हो या क्लोन हो, सोशल मीडिया क्लोन हो, इन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। एक कोई यूनिक प्रोजेक्ट सोचो, जरूरी नहीं आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है जहाँ आपने एक क्लोन सोशल मीडिया का बनाना है। कोई डिफरेंट सोचो जो बाकी सब क्रिएट कर रहे हैं, जरूरी नहीं आपने भी वही क्रिएट करना है। कुछ अलग से सोचो ताकि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं जिसको हम रियल टाइम में यूज कर सके। ये तो बात हो गई हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। अब बात करते हैं हम एक फुल स्टैक डेवलपर के लिए प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, जो रिज्यूमे में हम ऐड कर सकते हैं। वहां पे जो वर्किंग होगी वो कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट होता है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए उसके मॉड्यूल्स या पैनल्स कितने क्रिएट होने हैं। कई बार हमारे पास 2 पैनल्स में प्रोजेक्ट बन जाता है, कई बार 3 पे बन जाता है, तो वो पैनल्स हमने खुद डिसाइड करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एडमिन पैनल होता है जो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर कॉमन होता है। कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हर एक के लिए एडमिन पैनल कॉमन रहेगा। अब एडमिन पैनल के बाद जो बाकी पैनल्स क्रिएट करने हैं या मॉड्यूल्स क्रिएट करने हैं वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आप किसी कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाते हैं, कॉलेज के अंदर कुछ अलग पैनल बनेंगे। अगर आप किसी कंपनी का एम्प्लॉय मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं देन किसी कुछ और पैनल्स बनने हैं। ऐसे ही अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है वहां पे पैनल्स कुछ और बनेंगे। बैकएंड या फिर फुल स्टैक प्रोजेक्ट के लिए आपका जो टाइटल है या फिर आपका जो थीम है प्रोजेक्ट की वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, जो वर्किंग है वो मायने रखती है। ऐसा नहीं करना आपने कि आपने सारे का सारा टाइम अपनी CSS के ऊपर लगा दिया। जब हम बैकएंड की बात करते हैं वहां पे बैकएंड होना चाहिए, वहां पे वर्किंग होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अपना बता देती हूँ, जो मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना क्रिएट किया था यूनिवर्सिटी के लिए, मेरा प्रोजेक्ट था इवेंट मैनेजमेंट। हमारे कॉलेज में जितने इवेंट होते हैं, यूथ फेस्टिवल होता है ना, वहाँ पे इवेंट्स होते हैं। तो वहाँ पे जब भी हम एक बैकएंड प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, सबसे पहला काम होता है मॉड्यूल्स या फिर पैनल्स डिफाइन करना। कितने पैनल्स क्रिएट होने हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए। मैंने वहाँ पे 3 पैनल क्रिएट किए थे, एक था एडमिन पैनल, एक टीचर पैनल, एक स्टूडेंट पैनल। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे टोटल 3 मंथ लगे थे, मतलब 3 महीने तक मैंने इसके ऊपर काम किया, तब जाके इतना प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया। जो मेरे पास प्रोजेक्ट था उसका मैं डेटा फ्लो आपको बता देती हूँ कैसे वो वर्क कर रहा था, और आप कुछ आइडिया ले सकते हैं कैसा प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले एडमिन होता है, ठीक है। एडमिन का मेन काम क्या था, उसने सारे टीचर्स ऐड करने, टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है कि आपके पास ये इवेंट है, आपने इनको मैनेज करना है। तो जो भी इसके अंदर स्टूडेंट आएगा आपने उनको देखना है, ठीक है। इवेंट ऐड करनी है एडमिन ने, उसके बाद टीचर सारे ऐड करने हैं एडमिन ने, रोल या टीचर को ऐड करना है एडमिन ने। अब जो हमारे पास टीचर पैनल दूसरा पैनल था, टीचर पैनल ने क्या करना था, टीचर ने अपने लॉगिन करने के बाद वहाँ पे उसको लिस्ट मिलेगी कि मुझे ये वाले इवेंट मिले हैं, इनको मैंने मैनेज करना है। उस हर एक इवेंट की डिटेल उसने ऐड करनी थी, टाइमिंग क्या है, वेन्यू क्या है, वो सब डिटेल ऐड कर दी। जितने इवेंट टीचर ऐड करेगा उस इवेंट के अंदर जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे उनकी लिस्ट जाएगी टीचर के पास। टीचर के बाद पहले साथ साथ में हम स्टूडेंट पैनल भी चलाते हैं। तो स्टूडेंट पैनल में क्या होता है, उसने लॉगिन करने के बाद सबसे पहले उसका डैशबोर्ड मेन ओपन होता है, जहाँ से इसको सारी लिस्ट मिलेगी हमारे पूरे कॉलेज के अंदर ये इवेंट्स चल रहे हैं, आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि इसमें पार्टिसिपेट करो, उसको मैसेज मिलेगा कि आपने इन इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया है। पूरी लिस्ट हर एक स्टूडेंट को शो करानी है, जिसके अंदर एक स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है उस स्टूडेंट को सिर्फ उतनी लिस्ट शो करानी है जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया, मतलब बाय आईडी या बाय सेशन।
तो मैंने वहाँ पे सेशन यूज़ किए थे ताकि हमारे पास सिर्फ उतनी लिस्ट मिले जिसमें एक स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। बाकी जितने मर्जी स्टूडेंट हो, जिधर मर्जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरे डैशबोर्ड पे सिर्फ मुझे मेरे इवेंट दिखने चाहिए लिस्ट जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। जब भी हमारे पास यूथ फेस्टिवल खत्म हो जाए, हमारे पास जो विनर्स होते हैं वो विनर्स ऐड करने होते हैं टीचर ने। टीचर रिजल्ट ऐड करेगा, वो रिजल्ट जाके शो होगा। स्टूडेंट पैनल के अंदर शो कराया था, एक मैंने मेन डैशबोर्ड पे शो कराया था ताकि पूरा कॉलेज देख सके। तो वहाँ पे साथ में एक टाइमिंग लगाई थी, इतने टाइम तक वर्किंग, मैं उस कंप्लीट वर्किंग नहीं बता रही, वहाँ से जस्ट ओवरऑल बता रही हूँ। इसमें बहुत कुछ ऐड था, तभी इतना टाइम लगा इसको क्रिएट करने में। वहाँ पे होता क्या है कि अगर कल इवेंट था, अगर आज कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि कल का टाइम निकल गया। जब पूरे का पूरा यूथ फेस्टिवल इवेंट पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद एक रिजल्ट, विनर का रिजल्ट शो कराना है कि इतने स्टूडेंट है हमारे पास। वहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट विनर होते हैं, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट की लिस्ट हमें क्रिएट करनी है इवेंट वाइज। इस इवेंट में इस स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, जे फर्स्ट है, सेकंड है। मैंने वहाँ पे सर्च ऑप्शन लगाया था कि हम रोल नंबर एंटर करेंगे, किसी स्टूडेंट की डिटेल आप देख सकते हैं। इवन जितने पूरे के पूरे स्टूडेंट लिस्ट थी ना, जितने विनर्स थे, किसी स्टूडेंट ने अपना रिजल्ट देखना है, मैं कहीं पे विनर हूँ या नहीं, वो अपना रोल नंबर ऐड करेगा, उसका नाम आ जाएगा अगर वो किसी भी इवेंट में विनर होगा। नहीं होगा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं शो होगा। तो ये मेरा सिर्फ ओवरऑल वर्किंग है। इसके अंदर और बहुत कुछ था जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही डीपली, लेकिन आप ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट आपका होना चाहिए जिसके अंदर सारे मॉड्यूल हो और वो मॉड्यूल परफेक्ट काम करते हो। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो हमेशा ही जब आप एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट क्रिएट करें, ज़्यादा टाइम अपना CSS के ऊपर वेस्ट ना करें। मैंने जो अपना ज़्यादा 90% टाइम था या फोकस था वो पूरा बैकएंड के ऊपर लगाया था। उसके बाद मैंने CSS कंप्लीट की। हर एक की पर्सन की अपनी थिंकिंग होती है। जब तक आपका प्रोजेक्ट वर्किंग में ना आ जाए तब तक आप बेशक CSS को स्किप कर दें। उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाए प्रोजेक्ट, फिर उसकी डिज़ाइनिंग बाद में चेंज कर सकते हैं, जैसे भी आपकी लुक चाहिए, ठीक है। तो मेन आपका जो करियर स्टार्ट होता है वो बैकएंड के साथ होता है अगर आप फुल स्टैक डेवलपर के लिए अप्लाई करते हैं। मेरा जो प्रोजेक्ट कैसा रहा था, तो क्या रिएक्शन थे इसको लेके, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। 3 मंथ लगाए थे, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि प्रोजेक्ट बेस्ट ही था, इवन बेस्ट है, अभी भी मेरे पास है। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बना था। तो इसके बाद जब आपका एक ऐसा प्रोजेक्ट ओवरऑल कंप्लीट वर्किंग के साथ पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसको आप जाके रिप्रेजेंट करते हैं अपने इंटरव्यूअर के सामने, देन वहाँ पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इवन आपसे जो क्वेश्चनिंग होती है ना, आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो वहाँ पे आलतू फालतू के क्वेश्चन के आंसर देने के बजाय अगर आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेंगे ना, सारी क्वेश्चनिंग आपको उसी के अकॉर्डिंग पूछी जाएगी, क्योंकि उनको पता होता है कि कुछ ना कुछ तो काम किया है, इसको कोई तो नॉलेज होगी ही। इसीलिए अपने प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करें अगर आप बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं। जब भी आप कंप्लीट प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, अगर आपको नहीं समझ आ रही कि कितने मॉड्यूल्स या पैनल्स हमने क्रिएट करने हैं, हमेशा किसी की हेल्प लो। गूगल से सर्च कर सकते हैं तो सही है, कई बार हमें कुछ ऐसा आइडिया नहीं मिलता जो हम एक्चुअल में चाहते हैं, वो गूगल से भी नहीं मिलता, इवन चैट GPT से भी नहीं मिलता। तो आप किसी पर्सन की हेल्प ले सकते हैं, जहाँ कोई मेंटर हो, आपका स्टूडेंट है आप, तो आपको कॉलेज में मेंटर्स मिले होते हैं, वहाँ से उनको बोलो कि गाइड करें कितने मॉड्यूल्स क्रिएट होने हैं। फ्रेशर्स होते हैं तो वहाँ पे आपको कई बार ऐसी नॉलेज नहीं होती, हमें भी कौन सी थी, तो हमारे पास वहाँ पे मेंटर्स थे तो जो हमें गाइड करते थे कि हमें ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए, तो खुद कुछ हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया कि जे हम ऐड कर सकते हैं, जो हम इसके अंदर वर्किंग बना सकते हैं। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, आपके माइंड में वैसे ही आइडियाज आते जाएंगे। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। एक बार प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो, उसके बाद जैसे जैसे काम करते जाएंगे आपके लिए चीज़ें अपने आप आसान होती जाएंगी। जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, 0 से स्टार्ट किया था, जहाँ से मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी। तब जाके जैसे जैसे काम करते गए, उसके बाद अपने आप सब कुछ समझ आने लग गया। PHP को मैंने पहली बार ही देखा था जब मैंने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसके बाद PHP सबसे आसान लगने लगी। बस सबके साथ ऐसा ही होता है, एक और स्टार्ट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।